हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं स्टाफिंग चैप्टर का। स्टाफिंग चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक टाइप के केस स्टडीज जो पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो सब कुछ रिवीजन करेंगे विद ऑल कीवर्ड्स और कीवर्ड्स। कैसे आपको क्लास आंसर्स देखते ही, मतलब कीवर्ड को देखते ही क्वेश्चन के अंदर पहचान लोगे इसका आंसर क्या होगा, वो सारी बातें बताऊंगा। वीडियो क्लास एंड तक देखना, कंप्लीट रिवीजन होगा। मैक्सिमम क्लास 20 to 25 मिनट्स, और ये चैप्टर क्लास A to Z पूरा का पूरा खत्म, और 7 से 8 नंबर क्लास आपकी जेब में। तो स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग। सबसे पहले अगर मैं स्टाफिंग की बात करूं तो ये एक वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जहां पे क्लास ह्यूमन एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, उन एम्प्लॉयज को हायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी की सारी चीजें क्लास स्टाफिंग के अंदर आता है। स्टाफिंग का मतलब तो पता ही आपको, फाइंडिंग द राइट पर्सन for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. So good staff makes all other function good। यानी कि अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छा हो गया तो मैनेजमेंट की जो बाकी फंक्शन है वो भी अपने आप अच्छे होंगे। बिकॉज स्टाफ अच्छा, तो वही स्टाफ आगे चल के डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, वही स्टाफ प्लानिंग करेगा। स्टाफ गुड है तो बाकी सारे फंक्शन, तो ये ध्यान रखना ऐसा कि ये कीवर्ड्स है। इसका मतलब अगर स्टाफ अच्छा है, स्टाफिंग फंक्शन में अगर आपने अच्छे से परफॉर्म कर लिया तो बाकी सारे फंक्शन अपने आप अच्छे हो जाएंगे। कीवर्ड्स क्या है, पहचानो कैसे कि स्टाफिंग चैप्टर की बात हो रही है इस केस स्टडी के अंदर। ह्यूमन एलिमेंट है, function which makes sure your asset walk out and come back to the next day happily and satisfy। staffing ध्यान रखना, generic function which मैनेजमेंट फंक्शन इज जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो स्टाफिंग फंक्शन है बिकॉज में ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व है। अगला है क्लास एसेट, assess the number and type of employee on an organization will require in near future। कितने और किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, अगर ऐसी चीजें किसी भी केस स्टडी में आता है तो अब समझ जाना वो स्टाफिंग की बात कर रहा है। फिर उसका जो भी पूछेगा, इंपोर्टेंस पूछे, प्रोसेस पूछे, वो आपने लिखना है। इंपोर्टेंस यानी बेनिफिट की बात करें तो जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो खाली जॉब पोजीशन है, उसको क्लास एक कॉम्पिटिटिव पर्सनल द्वारा भर्ती किया जाएगा। मतलब वो जॉब फुलफिल किया जाएगा अच्छे एम्प्लॉय द्वारा। अगर आप इस फंक्शन को परफॉर्म करते हो उसका बेनिफिट क्या है, सही इंसान को सही जॉब मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि ओवर स्टाफिंग, अंडर स्टाफिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉम्पिटिंग यानी कि देखो, स्टाफ ही एक ऐसे क्लास आपके पास रिसोर्सेज है जिनसे आप किससे कॉम्पीट कर सकते हो। जो एक्स कंपनी के पास असेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, वो वाई कंपनी के पास भी हो सकता है, बट एक्स कंपनी वाई कंपनी से आगे निकल जाता है क्योंकि उसका स्टाफ ईमानदार है, उसके एम्प्लॉयज जो है वो अच्छे हैं, वो डेडिकेटेड है, वो ईमानदारी से काम करते हैं, और उसकी कॉपी नहीं कर सकते आप। मशीन तो ले आओगे आप, लेकिन एम्प्लॉय का डेडिकेशन कहाँ से खरीद के लाओगे। अगला है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, बिजनेस ग्रो करेगा और ह्यूमन जो रिसोर्सेस है उसका भी डेवलपमेंट होगा। बिकॉज स्टाफिंग के अंदर हम सिर्फ एम्प्लॉय को भर्ती करने का काम नहीं करते, ट्रेनिंग भी देते हैं उनको, उनके डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, स्टाफिंग फंक्शन अच्छा हो गया तो बाकी सारे फंक्शन भी अपने आप अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग, जो हमने पढ़ा उसकी क्लास जो केस स्टडी अगर देखें तो क्वालिफाइड, टैलेंटेड, एफिशिएंट स्टाफ इज अपॉइंटेड, अपॉइंटमेंट as per the requirement of job, efficient employees contribute for growth for enterprise, no overstaffing, understaffing। जैसे मैंने बताया ना क्लास, ये पॉइंट लाइन बाय लाइन पॉइंट है ये रहा ना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेस यानी कि अंडर और ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू विन ओवर ए कॉम्पिटिटर, ये किसका है क्लास यहाँ पे, ये इसका है। हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिंग, है ना, हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। अगला स्टाफिंग क्लास मोटिवेट एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है जिससे क्लास एम्प्लॉयज का ग्रोथ होता है। एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो क्लास वो भी ग्रो करेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। नेक्स्ट है सक्सेस ऑफ द अदर फंक्शन डिपेंड अपॉन स्टाफिंग, तो अदर फंक्शन का सक्सेस जो है वो भी स्टाफिंग पे डिपेंड है। तो अगर ऐसी चीजें लिखी रहे तो आप समझ जाना ये कौन सा इंपॉर्टेंस होगा, राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग एक छोटा टर्म है, ये स्टाफिंग है और ये एचआरएम है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक वाइडर टर्म है, उसका एक छोटा टर्म जो है वो स्टाफिंग। इट इज आइडेंटिफाई एज पर द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय को पूरा का पूरा मैनेज करना, चाहे उसके हायरिंग की बात हो, उसकी ट्रेनिंग की बात हो, उसको मोटिवेशन की बात हो, या फिर उसके प्रमोशन की बात हो। कुल मिला के स्टाफ के रिगार्डिंग हर चीज, उनको भर्ती करने से लेके निकालने तक का सब कुछ अगर क्लास कहीं डिसाइड किया जाता है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। जो बड़ी कंपनी होती है ना, उनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बन जाता है एचआरएम डिपार्टमेंट, जहाँ पे ये सारे काम होते हैं, भर्ती करने से लेकर सब कुछ। छोटी छोटी कंपनी सिर्फ स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो अलग से डिपार्टमेंट नहीं बना पाती।
इट ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइजन विद द गवर्नमेंट, सरकार से भी कनेक्शन बनता है इनका, बना के रखते हैं, ट्रेड यूनियन से भी। व्हेन दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट स्मॉल स्केल तो उसको बोलते हैं स्टाफिंग, बड़े स्केल पे उसको बोलते हैं एचआरएम। तो ध्यान रखना जो स्टाफिंग है वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वाइडर कॉन्सेप्ट है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगा। ठीक है, स्टाफिंग जो है वो पार्ट है किसका, एचआरएम का। तो स्टाफिंग जो है खुद एक छोटा सा पार्ट है एचआरएम का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स के अंदर पूरा ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग आता है, लोगों को भर्ती करना आता है, उनके करियर ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, उनके परफॉर्मेंस का डाटा रिकॉर्ड करते हैं ताकि कल को प्रमोशन कर सके, उनको मोटिवेट करना, उनको अच्छी सैलरी देना, कॉम्पनसेशन देना, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। मतलब कि जैसे जो भी सोशल सिक्योरिटी हो गया, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी हो गया, पेंशन फंड हो गया, एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से रजिस्ट्रेशन कराना। तो सोशल सिक्योरिटी मतलब कि भाई बोनस, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये है ना, इसके अलावा उनका मेडिकल, ये सारी चीज़ें। और रिव्यू एंड ऑडिट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ऑडिट भी कंडक्ट करता है क्लास, स्टाफ मतलब कंपनी की जो पॉलिसीज है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, एम्प्लॉय के नाम पे कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रही कंपनी उनके नाम की, उनको पैसा दे रहे हैं रियल में नहीं दे रहे पैसे, उनको बोनस दिखा रहे हैं, सैलरी हाई दिखा रहे हैं बट रियल में दे नहीं रहे, तो उन सबको ऑडिट भी करता है एचआरएम डिपार्टमेंट, जिस एचआरएम डिपार्टमेंट में फंक्शन हो गया। अगर बात करें स्टाफिंग प्रोसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर अकेला से चैप्टर जहाँ पे दो प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है। ध्यान रखना तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जामिनेशन में। वो किससे पता चलेगा, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस या कंपैरिजन। तो तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है ये वर्कलोड एनालिसिस से पता चलेगा, तुम्हारे पास वर्कलोड कितना है। वर्कफोर्स से पता चलेगा तुम्हें एक्सिस एम्प्लॉय को निकालना है या भर्ती करना है, अंडर या ओवर स्टाफिंग, ये किससे पता चलता है, वर्कफोर्स से। और कंपैरिजन आप दोनों कंपेयर करोगे, फिर देखोगे तुम्हारे पास ज्यादा वर्कर है, कम वर्कर है। कम वर्कर है तो क्लास तुम क्या करोगे, फिर डिसाइड करोगे तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है, उनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस टाइप के लोग होने चाहिए वो, उन्होंने कौन से एग्जाम पास किए हो, क्या उनके पास एक्सपीरियंस हो, क्या स्किल्स होना चाहिए, वो सब आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। अगला रिक्रूटमेंट, ध्यान रखना रिक्रूटमेंट का मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार करना, एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट तैयार करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। इसको ना फ्लड ऑफ एप्लीकेशन, ध्यान रखना, अगर तुम्हें फ्लड ऑफ एप्लीकेशन चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, जैसे यूपीएससी में फ्लड ऑफ एप्लीकेशन है, बहुत दबा के लोग अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, है ना, पॉजिटिव प्रोसेस होता है। यहाँ पे इनवाइट करते हैं एप्लीकेशन को, एप्लीकेंट्स को, इंक्लूडिंग पीपल टू अप्लाई फॉर, इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, भड़काते हैं लोगों को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए आए और हमारी कंपनी में अप्लाई करें। भड़काते कैसे हैं, अच्छा पैकेज का लालच देते हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ का लालच देते हैं, तो लोग सोचते हैं चलो यार इस कंपनी में काम करेंगे, ताकि उनमें सबसे बेस्ट जो हो हम उसको रख सकें। रिक्रूटमेंट में ध्यान रखना, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट के बाद आता है क्लास सिलेक्शन, चूजिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, ध्यान रखना, सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, रिक्रूटमेंट, ये केस स्टडी में तुम्हें मदद करेगा। मेरा मेन फोकस यही है कि केस स्टडी जो है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। पढ़ा तो हर जगह रही हो आप, कहीं ना कहीं तो आप पढ़ ही रहे होगे, वहाँ पे चैप्टर तो पढ़ाया जा रहा है, बट केस स्टडी, कीवर्ड्स, इन पे फोकस करना मेरा मेन काम है। चूजिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को चूज करना नेगेटिव प्रोसेस है। स्ट्रीमलाइन द क्लास, स्ट्रीमलाइनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट, तो हर एक कैंडिडेट का पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट को सर्च करके उसमें से एक सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। फिर आता है क्लास ट्रेनिंग, इम्पार्टिंग स्किल्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, एक ट्रेनिंग कोचिंग की तरह है क्लास, ट्रेनिंग देना, सिखाना, रिलेटेड टू जॉब वर्क परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल, अपडेट नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय। तो ऐसी चीजें अगर लिखी रहती हैं तो आप समझ जाने किसकी बात कर रहा है क्लास, ट्रेनिंग की। तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। उसके बाद है क्लास, ट्रेनिंग के बाद भी 3 पॉइंट है ना, डिस्कस नहीं हुआ, बट 3 पॉइंट कौन कौन से, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हो गया एक, उसके बाद मुझे बताओ क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के बाद प्रमोशन करियर प्लानिंग हो गया और कॉम्पनसेशन हो गया। कॉम्पनसेशन 2 तरीके से होता है, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। 2 सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट जो है आपको पता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये 3 कंपोनेंट होते हैं स्टाफिंग के, ध्यान रखना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट 2 टाइप का होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल। अगर आप कंपनी को अगर आप एम्प्लॉय को कंपनी के अंदर से ही रख रहे हो अपने पास, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कंपनी के बाहर से एम्प्लॉय को रखते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल के 2 ही रास्ते हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन। ध्यान रखना, ट्रांसफर में सैलरी नहीं बढ़ती क्लास, ना पावर बढ़ता है सेम जॉब पोजीशन से, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। प्रमोशन वर्टिकल होता है, ऊपर की तरफ जाता है, पहले सैलरी कम थी, सैलरी ज्यादा है, औहदा ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, सब कुछ ज्यादा है।
तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, प्रमोशन, हॉरिजॉन्टल क्या होता है क्लास, ट्रांसफर। ये दो ही सोर्सेस हैं जिनसे क्लास हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में भर्ती कर सकते हैं वर्कर्स को। एडवांटेजेस की बात करें क्लास, इंटरनल में फायदा बहुत है कि आपको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का टैलेंट पता है, उसकी सारी चीजें पता है, उनको ट्रेनिंग में भी खर्चा कम आएगा। अगर हम उनको भर्ती करेंगे तो बाकी जो उसके साथ के कलीग्स हैं वो भी मोटिवेट होंगे काम करने के लिए, ट्रेनिंग में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा, ना ही एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है इसके लिए न्यूज़पेपर में, आप बहुत इजीली हो जाता है। और लोग छोड़ते कम है इसमें, बिकॉज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, उनको सब कुछ पता है। और इससे क्लास हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉय सरप्लस है, जहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयज है, वहाँ से निकालकर जहाँ एम्प्लॉय कम है वहाँ तक एम्प्लॉय को भेज सकते हैं। तो ये सारे क्लास स्टाफिंग के, सॉरी, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के फायदे हैं। घाटा भी है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, ये नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं है, कोई नया टैलेंट आपके पास नहीं आएगा, लिमिटेड आपके पास चॉइस है। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करोगे ना क्लास तो क्या होगा, लोग छोड़ के चले जाएंगे जॉब। और सम टाइम क्लास कई बार ऐसा होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में वो कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा भी लेके आता है कि यार इसका प्रमोशन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। अब बात करते हैं क्लास एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। क्लास कौन कौन से सोर्सेस हैं। सबसे पहला है क्लास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती। ध्यान समझना, यहां से केस स्टडी बनती है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि ऑफिस के गेट के बाहर पर्ची लगा देंगे और जो बहुत लेस क्वालिफाइड लोग होते हैं, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, क्लास वॉचमैन, है ना, कोई क्लास ऐसी कोई सपोर्टिव स्टाफ चाहिए, कोई बॉय चाहिए, तो वो सब क्लास यहाँ से भर्ती की जाती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। कैजुअल कॉलर होता क्या है, अनसोलिसिटेड, इसके लिए क्लास ध्यान रखना, अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स, ध्यान रखना एप्लीकेंट्स। मान लो क्लास 1000 लोगों ने अप्लाई किया आपकी कंपनी में, जॉब थी कुल 50, तो बाकी 950 को रिजेक्ट कर दिया, तो उन 950 का एप्लीकेशन बायोडाटा आपके पास होगा, उन्होंने सबमिट किया होगा, आप उनमें से किसी को बुला लेते हो काम के लिए। दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर। ये सब बाहर से आ रहे हैं। ऐड डालना क्लास, कहीं पे भी क्लास एडवर्टाइजमेंट डालना, न्यूज़पेपर में हो चाहे जहां भी हो, जर्नल में हो गया, मैगजीन में हो गया। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्लास, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कुछ ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है जहां पे अपना रिज्यूम सबमिट करते हो और वो क्या करते हैं क्लास, जहां पे जॉब की जरूरत है वहां आपकी जॉब लगा देते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपस रिक्रूटमेंट जहां पे यंग, फ्रेशर, या फिर आप समझ लो ऐसे कैंडिडेट जहां पे आपको करंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो आप सीधा जाते हो क्लास कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहां से आप एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हो। दिस इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। तो केस स्टडी में यही आएगा कि फलाना कंपनी में एक यूनिवर्सिटी के फलाना कंपनी एक यूनिवर्सिटी में गई, वहां से जाके बच्चों को हायर किया, राइट। अगला प्लेसमेंट एजेंसीज, ध्यान समझना, प्लेसमेंट एजेंसी बेसिकली टॉप लेवल एम्प्लॉयज के लिए होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स, है ना, तो उनके लिए होता है प्लेसमेंट एजेंसीज या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट। जब आपको बहुत पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं ना, तब आप यहाँ पे जाते हो। रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से पूछ रहे हो भाई तेरी जानकारी में तेरा कोई रिश्तेदार, भैया, दोस्त है जो काम कर सकता है, तो वो हो गया। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली अनपढ़ लोगों के लिए होता है, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं ना, बल्क में भी अनएजुकेटेड, ध्यान रखना अनएजुकेटेड, ये सब केस स्टडी में काम आएगा। प्लस बल्क, बहुत सारे लोग आपको चाहिए एक साथ, तब क्लास आप इनको रेकमेंड करते हो। चाहे कई घर बनाना हो या बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन काम करना हो, कोई पीस वर्क हो, तो उसके लिए क्लास हम ठेकेदार को अप्रोच करते हैं, बल्क में भी और अनएजुकेटेड। अगला एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी, टीवी पे जो ऐड आता है, वेब पब्लिशिंग इंटरनेट पे, है ना, जैसे लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, गूगल जॉब्स हो गया, ये सब चीज़ों के लिए वेब पब्लिशिंग आता है। तो आपको केस स्टडी दिया रहेगा, उसे पढ़ के समझना है और बताना है कि कौन सा ये सोर्स की बात चल रही है, और उस सोर्स का मेरिट डिमेरिट पूछता है तो वो भी आपको बताना है। पहले सोर्स आइडेंटिफाई करो, फिर मेरिट डिमेरिट बताओ। फ्रेश और न्यू टैलेंट आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चॉइस बहुत वाइडर है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में मैनेजर को क्लास ट्रेंड और क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिल जाते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉयज विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। जब आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाहिए तो आप कैंपस प्लेसमेंट करते हो, यानी आप जाते हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वहाँ से एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते हो। ये आपने 3 इडियट्स मूवी में भी देखा होगा। व्हेन आउटसाइडर जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन, जब बाहर से लोग आते हैं तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के अंदर भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है, उनको पिछाड़ने की, उनसे आगे बने रहने की। तो ये सब
सब एडवांटेजेस है, लेकिन साथ में कुछ घाटा भी है। अगर क्लास आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को नहीं ले रहे, बाहर से किसी एम्प्लॉय को लेते हो, तो होगा क्या, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा। ये बहुत महंगा है क्लास, डिसएडवांटेज में सबसे पहला महंगा बहुत है बाहर से एम्प्लॉय को भर्ती करना, और न्यू एम्प्लॉय जो है कई बार एडजस्ट नहीं हो पाता रूल रेगुलेशन में, तो वो जॉब छोड़ के चला जाता है। टाइम बहुत लगता है बाहर से एम्प्लॉय को लेना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके ओरिएंटेशन में उनकी जान पहचान एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से कराने में कई बार समय भी बहुत लगता है, खर्चा बहुत आता है। अब इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन, फिर हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने कहा था चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, चूज करना नेगेटिव प्रोसेस है। तो अब सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो आता है होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ध्यान रखना, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग बेसिकली होता क्या है, जो अनफिट क्वालिफिकेशन होते हैं ना, अनफिट एप्लीकेंट्स हैं, अनफिट एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनको निकालने के लिए होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है, तो अनफिट एप्लीकेशन जितने भी, जैसे मान लो कि हमने एलिजिबिलिटी नहीं है उनकी, फिर भी अप्लाई कर दिया जॉब के लिए, उनको निकालना प्री इसके लिए होता है। जैसे यूपीएससी में प्री होता है ना, ताकि ज़्यादातर बच्चे प्री में ही छट जाते हैं, जो मतलब जिनकी तैयारी नहीं है, बस फॉर्म ऐसे ही भर दिया है ना, उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर एक सिलेक्शन टेस्ट होता है, ये रिटर्न टेस्ट होता है। समझ रहे हो क्या होता है क्लास, रिटर्न टेस्ट होता है। और यहाँ पे सबसे पहला है क्लास इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू लेवल चेक करने के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट आपका पोटेंशियल ऑफ लर्निंग चेक करने के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है वो चेक करने के लिए, ट्रेड टेस्ट आपको अपने काम के रिगार्डिंग कितना पता है और इंटरेस्ट आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ध्यान रखना, सिलेक्शन टेस्ट। फिर होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आप क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछ सकते हो कि जॉब कैसी है, क्या मेरी ड्यूटीज़ होंगी, थोड़ा बहुत आप यहाँ पूछ सकते हो। फिर आता है रेफरेंस, अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो आपको 2 रेफरेंस देने पड़ेंगे जिनको आप जानते हो। फिर जाके लास्ट में सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा 5वें नंबर पे। डिसीजन लेने के बाद आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इन हाउस भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। फिर आपको जॉब ऑफर दिया जाएगा, लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगा, यानी कि आपके और उसके बीच में एग्रीमेंट बनेगा। एक क्वेश्चन कई बार आता है, अ वाइटल डिटेल अबाउट द कैंडिडेट विच आर ऑथेंटिकेटेड और अटेस्टेड बाय हिम और हर। क्लास ये जो वाइटल डिटेल है इसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, और ये अटेस्टेशन फॉर्म किस पॉइंट के अंदर आता है, लास्ट पॉइंट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ध्यान रखना, ये केस स्टडी बहुत परेशान करती है बच्चों को, यही लाइन एज इट इज लिख दी गई है यहाँ पे। तो ये किसके अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर। और वो डॉक्यूमेंट जो क्लास अटेस्टेड करता है, वो साइन करता है खुद, उसको बोलते हैं क्लास अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि आता किसके अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। डन, ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से लर्न करना क्लास, 8-8 पॉइंट है दोनों के अंदर ही, इनमें से मतलब एक पॉइंट मतलब मुझे लगता है पूरा चांस से आएगा एक प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे टीचिंग किया जा रहा है बेसिक स्किल्स टू द न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन इफेक्टिवली परफॉर्म देयर जॉब। आप अपने काम को बेहतर तरीके से तभी कर पाओगे जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, ओवरऑल ग्रोथ है, एम्प्लॉयज के प्रमोशन से लेकर उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सब कुछ इंप्रूव करना ताकि वो एम्प्लॉय ग्रो करे, एम्प्लॉय का माइंडसेट पॉजिटिव हो, तो उस चीज़ को बोलते हैं डेवलपमेंट। ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ट्रेनिंग में कंपनी अपना फायदा निकलवा रही है, डेवलपमेंट में एम्प्लॉयज को फायदा दे रही है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का फायदा क्या है, सबसे पहला रिड्यूस लर्निंग टाइम। एक ट्रेंड एम्प्लॉय हमेशा किसी चीज को सीखने में कम समय लेगा एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। जो तेज बच्चे होते हैं एक बार में समझ जाते हैं बात को, कमजोर बच्चे नहीं समझ पाते, तो ये फर्क है। एटीट्यूड फॉर्मेशन, ट्रेनिंग देने से एक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है कि आप जो है वो हर काम को करने के लिए रेडी रहते हो, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हो, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, ये ट्रेनिंग लेने से ही होता है। बेटर परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, छुट्टियाँ मारना, कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्टेज करना, वैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, काम चोरी करना वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेबर टर्नओवर कम हो जाता है। अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप कंपनी को छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि आपको काम सीख गए, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, तो आप काम करोगे। मैनेजिंग मैन पावर नीड, अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो कहीं पे मान लो वर्कर की कमी है, तो आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को वो उस काम की ट्रेनिंग देकर आप कहीं और भी काम करने के लिए भेज सकते हो। और कोई भी सॉरी चेंजेस आता है तो ट्रेनिंग हेल्प करता है उस चेंज को अडॉप्ट करने में। अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो आप, जैसे आप हो, कल को सीबीएसई कोई चेंज कर दे सिलेबस के अंदर, तो आप डर जाओगे। इन स्कूल के टीचर हो गए, मैं हो गए, बहुत सारे और आपके जो साथ में हैं मेंटोर आपके, वो आपको गाइड करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, मोटिवेशन देंगे, तो शायद आप उसको अडॉप्ट कर लोगे, हाँ चलो कोई बात नहीं कर लेंगे, हमारे सपोर्ट में लोग खड़े हैं। तो ट्रेनिंग इसलिए हेल्प करता है।
अच्छा, अब बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग डब्ल्यू टू एम्प्लॉय। देखो, ट्रेनिंग का फायदा एम्प्लॉइज को भी होता है, एम्प्लॉयर को तो होता है, एम्प्लॉय को भी होता है। एम्प्लॉय भी नई नई चीजें, स्किल्स सीखेगा, अपने बेटर करियर ऑप्शन बनाएगा, नियर फ्यूचर में कहीं जॉब छोड़ के जाएगा तो उसे, उसने ट्रेनिंग ले रखी है तो उसको क्लास प्रमोशन जल्दी मिल जाएगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, हाइक मिलेगा उसको। ट्रेन एम्प्लॉय पैसा ज़्यादा कमाता है क्लास, एम्प्लॉय का मोरल अप हो जाता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, जॉब सिक्योरिटी रहती है क्लास, और ऑब्वियसली क्लास यहाँ भी काम करेगा ट्रेनिंग लेके तो यहाँ भी प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे। ट्रेनिंग के मेथड दो है, काम करते करते ट्रेनिंग लेना ऑन द जॉब, हम बोलेंगे भाई तू काम मत कर, पहले सीख फिर आके काम करना, दैट इज कॉल्ड ऑफ द जॉब। ऑन और ऑफ से समझ जाओ, काम करते करते और ऑफ द जॉब। तो जो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, काम करते करते सीख जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑन द जॉब। लेकिन अगर जो पायलट है वो क्या है क्लास, ऑफ द जॉब। तो कॉमन टेक्निक क्या है ऑन द जॉब का, तो अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम, सबसे पहला अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम, यानी कि ध्यान रखना, पहले मास्टर परफॉर्म करेगा और जो ट्रेनी है वो उसको देखेगा, सीखेगा, फिर ट्रेनी परफॉर्म करेगा और मास्टर देखेगा सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम। अब ये इसके कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा आता है, तो सूटेबल है हायर लेवल स्किल्स के लिए। ट्रेनिंग अंडर गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर एंड एक्सपीरियंस गाइड और ट्रेनर और मेंटर, यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, सुटेबल फॉर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर्स। ठीक है, अब बात करते हैं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है, एक अलायंस होता है, एक कोलैबोरेशन होता है, किस किस के बीच में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में और कंपनी के बीच में। ये कीवर्ड ध्यान रखना, ये क्लास कोलैबोरेशन है एक तरीके से, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बीच में और बिजनेस फर्म के बीच में, कोऑपरेशन दोनों के बीच में चल रहा है। क्या कि जब आप सीए की तैयारी करते हो तो आप 3 साल की ट्रेनिंग भी लेते हो साथ में, ऐसे बहुत सारी क्लास जगह जहाँ पे ट्रेनिंग, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो क्लास कोई चार्ट अकाउंटेंट हो, वो ट्रेनिंग लेता है, तो ना उसको बोलते हैं इंटर्नशिप पीरियड, जहाँ पे आप सीख रहे हो। आपने सीए की पूरी पढ़ाई कर ली, लेकिन एक्चुअली में जो प्रैक्टिकली काम करना है वो कैसे सीखोगे आप, तो उसके लिए आप कहीं जाओ एक कंपनी के अंदर, वो कंपनी का जो सीए होगा वो आपसे काम कराएगा, अपनी फर्म का सारा, आप काम करते करते वहाँ पे सीख रहे हो क्लास, तो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलती है, सैलरी नहीं मिलती, स्टाइपेंड, जो कि सैलरी से बहुत कम होता है, लाइक 10-15 हज़ार आपके जाने आने का, खाने पीने खर्चा, इतना ही मिलता है बस, आपको ज़्यादा नहीं मिलता। तो सूटेबल होता है फॉर स्टूडेंट अंडरगोइंग प्रोफेशनल कोर्सेज इन्वॉल्व, ये तो बता दिया मैंने आपको। मेन पर्पस जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है अलॉन्ग विथ थियोरेटिकल, मेन पर्पस यही होता है इंटर्नशिप का कि प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। और ये कोऑपरेशन है, ध्यान रखना, किसके बीच में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और बिजनेस फर्म के बीच में। यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ पे जाके प्रैक्टिकली सीखते हैं, इंटर्नशिप इसी को बोलते हैं। अगला इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये एक ऐसा टाइप का ट्रेनिंग है जो फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयज़ को क्विकली सेटल डाउन होने में हेल्प करता है, सबसे मिलवाना, एग्जिस्टिंग सारे एम्प्लॉयज से मिलवाना, उसको बोलते हैं क्लास ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। सुटेबल फॉर न्यू अपॉइंटमेंट्स, familiarizing with rules, regulation and working style of an organization, remove hesitation of new employee and add confidence, familiarizing new employee along with organization structure। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाए, फैमिलराइज करना, नए एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाना, रूल रेगुलेशन वो बातों बातों में समझ जाएगा, तो फिर उसको अच्छा लगेगा, वो स्टक हो जाएगा, वो काम करेगा, सेटल हो जाएगा। जैसे आप किसी नए स्कूल में जाते हो जब आप, तो आपको बड़ा अजीब लगता है कि मैं कैसे आ गया, किसी को जानता नहीं क्या है, लेकिन आप 15 दिन 20 दिन रहते हो, सबसे मिल घुल लेते हो, तो आपको अच्छा लगता है। ये कुछ वैसा ही है, इसीलिए क्लास जानबूझ के मिलवाया जाता है, और ये भी एक टाइप का ट्रेनिंग है। अगला ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसके अंदर आता है क्लास वेस्टिब्यूल स्कूल। हाईली सोफेस्टिकेटेड मशीनरी के लिए डमी मॉडल पे, जो बड़ी बड़ी मशीनरी होते हैं क्लास से, एरोप्लेन पे जो है वो चलान, हवाई जहाज़ को उड़ाना, ये सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है ना, वो प्रैक्टिकली नहीं कि आप हवाई जहाज़ पकड़ लो उड़ा लो, हेलीकॉप्टर पकड़ के उड़ा लो, आपको पहले डमी मॉडल पे सिखाया जाएगा, तब जाके रियल मशीनरी पे लेके आएगा। तो जो हाईटेक मशीनरी होती हैं, सोफेस्टिकेटेड मशीनरी होती हैं, क्लास डेलिकेट एक्सपेंसिव मशीनरी होती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले डमी मॉडल तैयार किया आता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस मशीन का, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। जब आप वहाँ सीख जाओगे तब आप आके रियल में काम करोगे। इट मीन्स डुप्लीकेट मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन मशीनरी इज हैवी, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग को अवॉइड किया जाता है, और ऑफ द जॉब, जॉब से हटके उनको डमी मॉडल पे काम करवाने को दिया जाता है, उसके बाद जाके क्लास वो रियल लाइफ में आके रियल मशीनरी पे काम करते हैं। तो ये सोफेस्टिकेटेड मशीनरी, हाईटेक मशीनरी याद रखना, इसके लिए क्या होता है, वेस्टिब्यूल स्कूल। तो ये हो गया ट्रेनिंग, और इसके साथ ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म। तो आई होप क्लास विद इन 20 मिनट्स आपने पूरा का पूरा कंप्लीट स्टाफिंग चैप्टर विद ऑल कीवर्ड्स आपने कंप्लीट कर लिया। कैसा लगा चैप्टर क्लास, ये क्विक रिवीजन है, बताना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में मुझे बताओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, नेक्स्ट पार्ट में एक नए चैप्टर को और खत्म करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक जरूर करके जाना, ये बहुत मेहनत हो रही है इस सीट्स को बनाने में, कीवर्ड्स के साथ पूरा को पूरा कराने में, तो आई होप आप सपोर्ट जरूर करोगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।